सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। एक वैल्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 40 है जिसके लिए काफी बच्चों ने मेरे को लिखा कमेंट बॉक्स में, जो मैं छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा हूँ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार करा देता हूँ। जितने भी क्लास वाले हैं, नॉन क्लास वाले हैं, इसको एक बार देख जाना। 5 मिनट लेगी है ये। एक पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर है। उसका बिजनेस क्या है? प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस फॉर लार्ज पावर प्लांट। जो बड़े बड़े पावर प्लांट है उनकी रिपेयर मेंटेनेंस और एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। दैट आर इन द नेचर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड ऑल ओवर इंडिया। तो जो पावर प्लांट है वो पूरे इंडिया में लोकेटेड है और उससे रिलेटेड वो एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। द कंपनी हैज इट्स हेड ऑफिस एट बैंगलोर कर्नाटक एंड ब्रांच ऑफिस इन अदर स्टेट। तो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कर्नाटका के अंदर है और ब्रांच ऑफिस अदर अदर स्टेट्स के अंदर सिचुएटेड है। द वर्क इज डन इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखो अभी तक क्या सीन है, कंपनी है जिसका बिजनेस क्या है कि मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करे बड़े बड़े जो पावर प्लांट लगे हुए हैं ना वहां पे। ठीक है जी। अब पावर प्लांट जो लगे हुए हैं वो तो अब आएंगे नहीं कंपनी के पास, कंपनी को जाना पड़ेगा उनकी रिपेयर करने, क्योंकि पावर प्लांट तो एक इमूवेबल बड़ी बड़ी एसेट्स हो गई। द कंपनी है सेल्फ कंटेंट मोबाइल वर्कशॉप। तो इन्होंने क्या रख रखी है? मोबाइल वर्कशॉप रख रखी है कि भाई कभी किसी जगह पावर प्लांट खराब हुआ, कभी किसी जगह उस पर रिपेयर की नीड पड़ी, तो ये लोग जा जाके पावर प्लांट में मेंटेनेंस सर्विसेज देंगे। विच आर कंटेंट ट्रक फिटेड आउट फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर। तो ट्रक के अंदर क्या है? मोबाइल वर्कशॉप, मतलब समझ रहे हो? जैसे होता है ना मोबाइल एटीएम, जगह जगह जाके आप एटीएम से पैसे निकलवा लो। मोबाइल खाने की वो भी होती है जहाँ मोमोज चाउमीन मिलते हैं, है ना? तो इसी तरीके से मोबाइल वर्कशॉप है। तो ट्रक के अंदर मशीनरी वगैरह फिट होगी, जहां पे भी भाई पावर प्लांट में रिपेयर की जरूरत पड़ेगी वहां पे चले जाएंगे। द ट्रक्स आर इक्विप्ड विद आइटम्स लाइक रिपेयर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल टूल्स। तो ये सारे पार्ट ट्रक के अंदर हैं। द ट्रक इज सेंट टू द क्लाइंट लोकेशन फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क। जहां पे भी क्लाइंट की लोकेशन है वहां पे चले जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द रिपेयर टू बी डन, द इक्विपमेंट कंज्यूमेबल टूल्स। तो जो भी पार्ट लगेंगे वो लगा देंगे और उनसे पैसे ले लेंगे। आर यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ सच आइटम कैरिड इन द ट्रक। तो सब कुछ लेके चलेंगे ट्रक के अंदर, ठीक है। इन सम केसेस अ स्टैंड अलोन मशीन इज आल्सो सेंट टू क्लाइंट प्रीमिसेस इन सच ट्रक फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क। क्योंकि मशीन भी चाहिए होती है रिपेयर करने के लिए, तो वो मशीन भी लेके चलेंगे हम ट्रक के अंदर ही। द कस्टमर इज बिल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिपेयर वर्क। तो जैसे रिपेयर वर्क पूरा हो जाएगा कस्टमर को फिर बिल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क, जो भी वर्क का नेचर होगा, एंड द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमेबल पार्ट यूज इन द रिपेयर वर्क। ठीक है जी। जितना भी मटेरियल यूज हुआ, जितने भी सर्विसेज लगी, वो उस हिसाब से अपन क्या करेंगे? बिल चार्ज करेंगे। Sometimes a truck is sent to the company's own location, other state from where it is further sent to client location। अब जैसे हेड ऑफिस तो बैंगलोर में था, स्टेट में बहुत सारे ऑफिसेज हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे? पहले हेड ऑफिस से अपने ब्रांच ऑफिस में भेजेंगे, फिर ब्रांच ऑफिस से क्लाइंट के लोकेशन पे भेज देंगे। या तो हेड ऑफिस से डायरेक्टली क्लाइंट के लोकेशन पे, या कई बार ब्रांच, फिर ब्रांच से क्लाइंट के लोकेशन पे। ये प्रोसीजर है, अभी तक समझ में आ गया? आपसे बोला है वर्क आउट द जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी जो भी है, एज द केस में बी ऑफ पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड बैंगलोर, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एज डिस्क्राइब्ड, रीड विद द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो आपको नवंबर मंथ का डेटा दे रखा है। ट्रक सेंड टू ओन लोकेशन इन तमिलनाडु। हमारी कोई दूसरी ब्रांच थी तमिलनाडु के अंदर, वहां पे हमने ट्रक भेजा। ट्रक के अंदर सामान था 3 लाख रुपीज का और ट्रक का वैल्यू था 25 लाख रुपीज। अब देखो हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो डिस्टिंग पर्सन हो गई, और अगर हम हमारी दूसरी ब्रांच को सामान भेजते हैं तो उसको सप्लाई माना जाता है। दूसरी ब्रांच को अगर हमने सामान भी दिया तो डिस्टिंग पर्सन है ना, शेड्यूल 1 के हिसाब से। क्लियर है? रिलेटेड पर्सन डिस्टिंग पर्सन को अगर हम सामान बेचते हैं, शेड्यूल 1 पैरा 2 में हमने पढ़ा था, तो उसको हम सप्लाई मानते हैं, डीम्ड सप्लाई मानते हैं। अब जो हमने ट्रक दिया, ट्रक कोई हमारा ट्रक बेचने का बिजनेस थोड़ी है। तो जो ट्रक हमने अपनी ब्रांच में भेजा, इसको सप्लाई नहीं मानना है। इस पे एक सर्कुलर भी है आपका, ये क्या बोलते हैं, इसके वर्किंग नोट के नीचे रीड करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। हमने जो सामान भेजा 3 लाख रुपीज का, उस पर हम टैक्स लगा देंगे, और तमिलनाडु दूसरे स्टेट के अंदर है। तो एज पर सेक्शन 10(1) प्लेस सप्लाई का, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होता है वही प्लेस सप्लाई मानते हैं। तो इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट में प्लेस सप्लाई तो हो गई तमिलनाडु, और लोकेशन सप्लायर क्या हो गई? बैंगलोर। तो आईजीएसटी लग जाएगा 3 लाख रुपीज के ऊपर। और रेट दे रखी है क्वेश्चन में, आइटम यूज फॉर रिपेयर पे 12%, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस जहां पे दोनों हो रही है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज सिर्फ गुड्स पे 12%, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे 18%, और जो खाली ट्रक है या मशीन है उस पे 5%। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? आइटम कंटेन द ट्रक से सामान यूज किया है, तो 12% की रेट से हम टैक्स लगा देंगे 3 लाख रुपीज पे। 3 लाख का 12% 36,000 आंसर आ गया। ठीक है, डिस्टिंग पर्सन, ये इसके वर्किंग नोट के अंदर भी यही बात लिखी हुई है। प्लेस सप्लाई कैसे निकाला? 10(1) लगाया। और तो इसमें कीवर्ड्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं वर्किंग नोट में? वर्किंग नोट ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। डिस्टिंग पर्सन लिख के आओ, शेड्यूल 1 लिख के आओ, 10(1) लिख के आ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लेस सप्लाई के प्रोविजन दिखा के आओ कि आईजीएसटी कैसे आया, काम खत्म। बस 3 लाइन का 4 लाइन का वर्किंग नोट बन सकता था।
ये क्वेश्चन एमटीपी और आरटीपी में 2 बार पूछा गया है, एग्जाम में भी मेरे को लगा भाई पूछ ले इंस्टीट्यूट गलती से, तो इसलिए बता रहा हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 था एटीसी का सुखदेव करके, है ना, वो मैंने कहा चलो ठीक है कि मतलब इकलौता ऐसा क्वेश्चन होगा जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो आया तो अब की बार कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब ठीक है। अब सेकंड में आओ, ट्रक सेंड टू क्लाइंट लोकेशन इन तमिलनाडु फॉर कैरिंग आउट रिपेयर, स्टैंड अलोन मशीन इज ऑल्सो सेंड इन द ट्रक टू क्लाइंट लोकेशन फॉर रिपेयर। अब हमने क्या किया है, डायरेक्टली क्लाइंट की लोकेशन पे सामान भेजा, ट्रक भेजा, ठीक है, और मशीन भी गई ट्रक के अंदर। अब सामान की वैल्यू थी 2,85,000, मशीन की वैल्यू थे 4 लाख, ट्रक की वैल्यू थी 20 लाख रुपीज। बिलिंग फॉर रिपेयर टू बी डन आफ्टरवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आइटम यूज। तो ये तो सामान जो जो गया ना क्लाइंट की लोकेशन पे, उसका डेटा दे रखा है। ये नहीं बोल रहा कि हमने इस क्लाइंट के सामान लगा दिया, हम ये सामान लेके गए। तो क्लाइंट के सामान लेके गए तो क्लाइंट कोई डिस्टिंक्ट पर्सन थोड़ी है, रिलेटेड पर्सन थोड़ी है, लेके तो गए, सिर्फ यही तो लिखा है अभी। जब एक्चुअल जो बिल आएगा रिपेयर का, सामान का जो भी बिल आएगा, तो उस पर जीएसटी लगा देंगे। जैसे अब सपोज करो आपने कोई ऐसी गाड़ी है जो एसी लेके जा रही है लोगों के घर, अज्यूम करो, तो किसी क्लाइंट के घर एसी लेके गए, एसी का स्टैंड लेके गए, इसका लेके जाने का मतलब थोड़ी जीएसटी लगा देंगे, फिर फाइनल जो बिल बनेगा उस पर जीएसटी लगाएंगे, तो इस पे किसी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्लाइंट कोई डिस्टिंक्ट पर्सन तो है नहीं, तो बी वाले पार्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सी वाले पार्ट में क्या है, ट्रक सेंड टू क्लाइंट लोकेशन इन कर्नाटका, यहाँ पे भी ट्रक क्लाइंट लोकेशन पे भेजा, कर्नाटका में, ये सेम स्टेट में है। तो उसमें आइटम था 1,06,000 का और ट्रक था 20 लाख रुपीज का। भाई ट्रक ही तो गया है और उसमें सामान गए, कभी कोई बिलिंग थोड़ी हुई है, जब बिल होगी तब लगाएंगे जीएसटी, तो इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। डी वाले पॉइंट में देखो, इनवॉइस रेज्ड फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन तमिलनाडु इंक्लूडिंग द इनवॉइस फॉर रिपेयर वर्क टू बी डन इन बी। जो बी वाला पॉइंट था ना, उसका जो इनवॉइस रेज किया है ना, वो 70 लाख रुपीज का इनवॉइस रेज किया, ठीक है। अब देखना, इसमें सामान भी लगाया, मेंटेनेंस सर्विस भी दी, रिपेयर भी दी, सब काम कर लिया, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गया, कंपोजिट सप्लाई। तो वर्किंग नोट में आपको कंपोजिट सप्लाई का पॉइंट लिख के आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को हम सर्विस मानते हैं, भले ही गुड्स कितना भी लगे, पर छोटी सी भी सर्विस लगी तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, नाम ही सर्विस है। तो यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गया, और उस पर जीएसटी की रेट कितनी थी, क्वेश्चन में 18% जीएसटी की रेट थी, है ना, कहीं तो दे रखी थी, हाँ 18% जीएसटी की रेट थी। तो 70 लाख रुपीज पे 18% की रेट से जीएसटी लगेगा, और वो भी आईजीएसटी, क्योंकि दूसरा स्टेट है। तो अब क्लाइंट पे हम सामान इतने का लेके गए, उससे मतलब नहीं, बिल कितने का काटा उस पर जीएसटी लगता है ना। इसी तरीके से जो सी वाला पॉइंट था ना, जो सेम स्टेट के अंदर क्लाइंट था, इनवॉइस रेस्ट फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन कर्नाटका, यहाँ पे भी रिपेयर वर्क करा अपन ने, तो ये भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गया, लेकिन यहाँ पे सीजीएसटी एडजस्ट लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एडजस्ट लगेगा। भाई कोई डाउट है क्या, यहाँ पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एडजस्ट लग जाएगा। तो 70 लाख का 18% अगर हम करेंगे तो आ रहा है आपका 12,60,000, और यहाँ पे कितना अमाउंट दे रखा है, 12 लाख। 12 लाख का अगर आप 18% करेंगे तो आ रहा है आपका 2,16,000, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिला के दोनों बताया। बड़ा बेसिक सा सवाल था, एक वैल्यूएशन का। मैंने क्वेश्चंस मैराथन में भी क्वेश्चन नहीं लिया था, तो मेरे को लगा इसको डाल देना चाहिए। अब वर्किंग नोट उन्होंने बहुत ज्यादा लिखे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार रीड कर लोगे तो भी हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन करते टाइम सारे वर्किंग नोट्स का रेफरेंस ले लिया। अगर आपको लगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन की जरूरत थी, आपने पहले नहीं करा हुआ था, तो डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। एंड और क्या चाहिए आपको मुझे बताइएगा। एंड हमारा जो मेन एग्जाम से पहले मैराथन है वो तो आ ही रहा है, तो वो तो एक फेस्टिवल की तरह होता है। आई पर्सनली बिलीव दैट इज माई फेस्टिवल। तो 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे, तो उस दिन आप लोग आइएगा सब, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।